बच्चों नमस्कार। कल हमने पढ़ा था भारतीय संस्कृति के फुल चैप्टर को और आज पढ़ते हैं इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को। ओके, देखो, अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है भैया। तो क्या करोगे? प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित निबंध भारतीय संस्कृति से अवतरित है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी तो यहाँ से आब हवा का असर, आब हवा मतलब हवा पानी, आब हवा माने हवा पानी का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेश और भूषा और शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। तो यह यहाँ आप देखिए कैसे लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हवा पानी का प्रभाव, चेंज करना है, असर का प्रभाव लिख दीजिए, हवा आब हवा का हवा पानी लिख दीजिए, इंसान का मनुष्य लिख दीजिए। हवा पानी का प्रभाव इंसान के रहने, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, चेष्टा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जीता जाता सबूत भारत में हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि प्रत्येक प्रांत के, भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पर रहते हैं, परंतु एकता अनेकता में भी हमें एकता देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है? तो असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में बताया गया है कि असम में जहाँ 300 इंच वर्षा होती है, तो जैसलमेर में वहाँ 2-3 इंच भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि जैसलमेर बहुत ही तप्त भूमि वाला प्रदेश है। ठीक है, चलिए हाँ, दूसरा देख। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, तो ये गद्यांश का संदर्भ बता दिया, एक बार वही लिखना है, रेखांकित अंश वाला देख लीजिए, इन विभिन्नताओं को देख कर ये। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की विभिन्नताओं को देख करके एक व्यक्ति जो अजनबी है वो तुरंत घबराएगा और तुरंत ये कह उठेगा कि इस देश में एक देश नहीं रहता, बल्कि विभिन्न देश बसे हुए हैं, तब जाकर के यह देश निर्मित हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है जो अजनबी होगा वो कहेगा कि यह एक जाति वाला देश नहीं, बल्कि अनेक जातियों के समूह वाला देश है। ठीक, इतना लिखना है व्याख्या। उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है? भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि इन सब की गिनती इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में धर्म और संप्रदाय हैं जिनकी गिनती असंभव है। ठीक है, देखो संदर्भ। ठीक, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। ये केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति के नाम से। हाँ, तो लिखिए इसके गद्यांश की व्याख्या कैसे लिखेंगे? रेखांकित वाले लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक समुद्र में, आप इसको अलग व्याख्या करेंगे ऐसे, कि जिस प्रकार एक समुद्र में अनेकों नदियां आकर के अपने संगम को मिलाती हैं, अनेकों नदियां आकर के अनेकों नदियों को का संगम उसी समुद्र में होता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति है। यहाँ पर अनेक संस्कृति रूपी, अनेक देशों की अनेक संस्कृतियों का आगमन होता है और सब भारतीय संस्कृति रूपी सागर में समा करके एक हो जाते हैं। ठीक है, ये व्याख्या हो जाएगी। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताइए। अनेकता में एकता। ठीक है, अनेकता में एकता। ठीक है, विभिन्नता में एकता भी कह सकते हैं। चलिए, संदर्भ तो हटा ही दीजिए, आपको बता चुके हैं। रेखांकित अंश देखो। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वो अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ठीक है, मतलब कहने की ये तात्पर्य है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहना चाहते हैं
कि आज हम एक ऐसे निर्मल, शुद्ध, शीतल, स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं जो हमारी आकांक्षाओं, इच्छाओं और आकांक्षा, इच्छा और प्रयत्न ये है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। मतलब जैसे अलग अलग नदियां बहती हैं और उसमें अलग अलग प्रकार का जल होता है, परंतु जाकर के एक होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में, आपको सेम टू सेम ऐसे लिख देना, थोड़ा सा आपको चेंज करना यही है व्याख्या में, और व्याख्या उसकी और थोड़ी होती है, यही होती है। बस आपको अस्तित्व का क्या लिख देना है, वजूद। आप अंग्रेजी में वजूद लिख सकते हैं, सॉरी उर्दू में वजूद लिख सकते हैं। आपको मीनिंग्स बदल देने हैं, बस बिल्कुल आपकी बिल्कुल राइट माना जाएगा। बस आपको ये लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, भारतीय संस्कृति के विषय में कहते हैं, ठीक है। फिर आप लिखिए, आज हम आज का लिख दीजिए, आधुनिक युग में हम इसी शुद्ध, शीतल और स्वच्छ जल, स्वस्थ अमृत की तलाश का लिख दीजिए, खोज में हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं और प्रयत्न यह हैं कि वो इन सभी भिन्न भिन्न बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वो अमर तत्व देता रहे। देखो 2016 में आया है, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व यानी वजूद को स्थापित किए हुए है और आगे भी किए रहेगा। हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है? हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है? तो हमारी इच्छा और अभिलाषा है और प्रयत्न है, ठीक। यहाँ से आप पूरा, यहाँ से उत्तर यहाँ तक लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा और अभिलाषा, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? हिंदुस्तान और हमारी संस्कृतियाँ। अंगा वाला देखिए, पूरा का पूरा रेखांकित है। तो पहला तो संदर्भक होता है, वो तो आप लिख ही देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, तो आइए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। कि 2020 में आ चुका है MB कोड में, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है इस पे। अब देखिए, संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों पर फिर खोला। वो अमृत सत्य और अहिंसा का है, ठीक है। तो अमृत तो यहाँ पे क्या है? सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से व्याख्या शुरू करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जिसे हम सत्य और अहिंसा का नाम देते हैं, ठीक। कितना लिखेंगे? जो सदियों से, अनंत काल से मतलब सदियों से, आप यहाँ पे लिखेंगे सदियों से परोक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का परोक्ष और अपरोक्ष लिखेंगे। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पूरे देश में बहता रहा है और कदाचित पूर्ण रूप में, मूर्त रूप में मतलब पूर्ण रूप होकर के हमारे सामने भी आता रहा है, क्योंकि हमने एक ऐसे ही मूर्त रूप को अपने मध्य में, बीच में मतलब मध्य में क्रिया करते देखा है, हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी बेजान पड़ी हड्डियों में जान डाल दी है, हमारे बेजान पड़े शरीर में नए प्राण और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। इस अमृत को हम सत्य और अहिंसा का अमृत कहते हैं, ठीक है। चलो, ये व्याख्या हो जाएगी। लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है? तो वही यार रेखांकित अंश भी बताया ना, संदेश देना यह चाहता है कि हमें सत्य और अहिंसा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज मानव मात्र के लिए सत्य और अहिंसा जो है अत्यंत आवश्यक हो गया है। बस यही संदेश देना चाहता। हमें अमृतत्व की याद दिला करके
मर्तपाय शरीर में नए प्राण किसने फूके? ठीक है, तो सत्य और अहिंसा ने। चलो आगे देखो, उबिएगा नहीं। देखो ये क्या है, ये ज्ञान की एक ज्ञान का सिंधु है जिस पे आप पढ़ रहे हैं। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस इसीलिए हमने नाम दिया, क्योंकि ज्ञान एक सिंधु होता है जिसमें डूबिए, मग्न होइए और एक दो लोटे पानी पीजिए। ज्यादा नहीं पी पाएंगे क्योंकि ज्ञान तो सिंधु है, समुद्र की भांति है। चलिए, गद्यांश का संदर्भ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति से अवतरित है। गद्यांश की रेखांकित अंश क्या? हिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अहिंसा का एक अन्य नाम भी है और एक अन्य रूप भी है जिसे हम त्याग कह सकते हैं, और हिंसा का एक अन्य नाम और दूसरा रूप भी है जिसे हम स्वार्थ कह सकते हैं, क्योंकि हिंसा स्वार्थ के द्वारा होती है। भैया हम कत्ल करते हैं, क्यों? हिंसा कत्ल है। तो कत्ल क्या होती है? स्वार्थ। तो हिंसा का दूसरा नाम कत्ल है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, यानी हम किसी भोग के कारण ही किसी को मृत्यु के घाट उतारते हैं और हिंसा कर बैठते हैं। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी प्राण त्याग से ही निकाला, क्योंकि हमारी संस्कृति सभ्यता जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसने क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति ने भोग करके भी उससे भोग में भी त्याग निकाल लिया है और भोग भी त्याग में ही प्राप्त किया है। हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा, थर्ड का आंसर सत्य और अहिंसा। अब गद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखो 2020 में ये वाला आया था, जिन हालातों में पढ़कर। ठीक है, और व्यापक है, यहाँ तक ये आया था, जिन यहाँ से यहाँ तक आया था 2020 में। तो संदर्भ, अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखो। हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो पहले तो हम देखो इसकी विधि क्या है, पहले हम रेखांकित अंश पूरा पढ़ लेते हैं। रेखांकित अंश पूरा पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि लेखक इसमें कह क्या रहा है, फिर लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्याख्या कैसे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमारी सामूहिक चेतना अर्थात हमारी एकत्व की भावना ऐसे नैतिक नींव पर टिकी हुई है जो पर्वतों से भी दृढ़ है और सागरों से भी गहवर है, यानी गहरी है, और आकाश से भी अधिक ऊंची है और व्यापक है। सामूहिक चेतना के बारे में, ठीक है, ये बता रहे हैं। हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं। ठीक है, हम अपने किस प्रकार के, तो गांधी जैसे किस प्रकार के मनीषी की बात पूछ रहा। देखो इसमें अपने दुर्दिनों, आप देखो हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनीषियों को पैदा कर सके हैं। तो यहाँ मनीषी ढूंढो, कहाँ पे है, रविंद्र जैसे मनीषियों को भी पैदा कर सकें। ठीक है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? लेखक ने गद्यांश में सामूहिक चेतना को मजबूत करने का संदेश देना चाहा है। मैं तो यही समझता हूं। ठीक है, अब गद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति से उद्धृत है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति यानी दोहराव नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और सत्तों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। ठीक है, अब व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि हमें, देखिए आप कमेंट करते रहिए, जो भी आपकी बातें हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बातें आपकी पढ़ता नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ, सबकी पढ़ता हूँ कि आप क्या कहते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी लिंक दिया गया है, और व्हाट्सएप पर भी चैट करके हमसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो
कोई टेंशन नहीं करने का, आप उन्हें इधर। ओके, हाँ, यदि हमें अपने समाज और देश के सब अन्यायों और अत्याचारों को पुनरावृत्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर हमें अपने देश और समाज में जो अन्याय और अत्याचार हो चुके हैं उनका दोहराव नहीं करना, वो अन्याय और अत्याचार को हम दोबारा नहीं चाहते हैं, तो सारे संघर्ष जो और जिनके द्वारा आज सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी ऐतिहासिक और नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था भी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या कहते हैं, फिर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। कौन सी भावना से? वैयक्तिक और त्याग की भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों यानी पर्सनल स्वार्थ, स्वत्व माने अपनत्व की भावना पर जोर न देकर के वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। मतलब दूसरे व्यक्ति की सेवा भावना सोचो और उस पर जोर देना चाहिए, तभी क्या है, हमारा देश आर्थिक मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा। हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए? तो नैतिक मतलब क्या कहाँ है, देखो, वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना, ये है वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के हमें व्यापार, आर्थिक व्यापार करना चाहिए। अन्याय एवं अत्याचारों को रोकने के क्या उपाय हैं? उपाय क्या हैं? अन्यायों और अत्याचारों का रोकने के क्या उपाय हैं? ठीक है, क्या उपाय हैं? हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही, ठीक है, हमें अपने आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, तभी अन्याय और अत्याचार हमें नहीं ग्रसित करेंगे, अत्याचार नहीं होंगे। यही उपाय हैं। और एक नीचे उपाय दिया हुआ है कि सेवा निष्ठा और कर्तव्य भावना पर जोर देना चाहिए। चलिए, समझ गए आप? चलो, जहां नहीं समझ में आया है आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आज विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है विज्ञान। अब विज्ञान की बात कहते हैं, 16 में आ चुका है। संदर्भ तो जानते, रेखांकित अंश देख लेते हैं कहाँ से है। नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस पर शक्ति को परिमित मतलब माप भी कर सकती है और उसके सही उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो यहाँ पर बात की गई है नैतिक अंकुश की। तो प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि नैतिक अंकुश बेहद आवश्यक है, क्योंकि नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए अहितकर साबित होगी, यानी हितकर नहीं होगी। नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है। वो नैतिक अंकुश कौन दे सकता है? चेतना या भावना दे सकती है। वही उस शक्ति को माप भी सकती है, परिमित कर सकती, मतलब माप सकती है, और शक्ति का उपयोग करके उसका नियंत्रण भी कर सकती है। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? देखो, यहां देखो, विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक। अब ये देखो, उपर्युक्त गद्य का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो बता चुके। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कोई 1, 2, 3 प्रश्न आते हैं 6 अंकों में। एक तो संदर्भ, दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे आपका आ जाता है एक प्रश्न गद्यांश से, तो वो उसे मिल जाता है। तो बस यहाँ समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु भाव एक होना चाहिए, तो उत्तर सही माना जाता है। अब रेखांकित अंश क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आईं, मानवकृत आपदाएं आईं, फिर भी हम लोगों ने अपनी सृजनात्मक शक्ति को नहीं छोड़ा।
हमारे देश में अनेकों साम्राज्य बनाए गए, अनेक संप्रदाय आए, अनेक जातियां आई, अनेक वंश आए जिन्होंने राज्य किया, अनेक संप्रदायों का उत्थान पतन भी हुआ, उन्नति अवनति भी हुई। विभिन्न देशों से आए हुए विदेशियों ने हमें आक्रांत किया, पददलित किया, हमारा शोषण किया। फिर भी हम प्रकृति और मानवों ने अनेक बार तमाम मुसीबतें झेली, फिर भी हम लोग जैसे के तैसे बने रहे और हमारी संस्कृति भी जैसी की तैसी बनी रही। हमारा जीवन उसी प्रकार सृजनात्मक एवं शक्ति से परिपूर्ण बना रहा। ये किसकी देन है? हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की देन है। लेखक ने उपयुक्त गद्यांश में भारतीयों की विशेषता, किस विशेषता का उल्लेख किया है कि भारतीयों की विशेषता का उल्लेख किया है कि हम दुर्दिनों में भी, भारतीयों ने दुर्दिनों में भी मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा किया है, जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च और आसन के पदाधिकारी होते हैं, और अनेक घटनाएं हुई, फिर भी भारतीयों ने अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, अपनी संस्कृति को, अपनी सृजनात्मकता को डुबोने नहीं दिया, समाप्त नहीं होने दिया। यही कहना चाहा है। अब देखिए, हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, मतलब अहिंसा पर। यानी पुण्यवान हम लोग भारत के लोग हैं। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा नाम या रूप स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। चलिए देखते हैं। तो गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, अरे कर लेना। देखो सेम टू सेम वैसे लिखना है। आप हम आंसर बता देते हैं, अंश की व्याख्या तो थोड़ा चेंज करके आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है, व्याख्या में नंबर मिल जाते हैं। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया, उसका दूसरा रूप क्या है? ठीक है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा तत्व को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप है त्याग। स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, स्वार्थ से व्यक्ति व्यक्ति के बीच विरोध, राष्ट्र राष्ट्र के बीच विरोध, समाज समाज के बीच विरोध, और जाति जाति के बीच विरोध, संप्रदाय संप्रदाय के बीच में विरोध उत्पन्न हो सकता है। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है? अहिंसा तत्व के आधार पर। चलो, व्याख्या कर लेना, गद्यांश कर लेना, संदर्भ कर लेना, और व्याख्या भी कर लेना। इसमें क्या है? संस्कृति और सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण तत्व है, यही कहना चाहा है। तो जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा? अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा। चलिए, अब अगला है, अंतिम है। देखो अंतिम है, 19 में आया है ये। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों में किसी एक अंश की व्याख्या लिखनी है। तो गद्यांश का संदर्भ बता ही चुके हैं, और व्याख्या लिखनी है। किसी, देखो दो दो अंश होते हैं रेखांकित, किसी एक की व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह दीजिए कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवनागरी लिपि पर जोर देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक प्रांत की भाषा तो अलग अलग है, परंतु उन सभी भाषाओं की अलग अलग कृतियों को, रचनाओं को हमें देवनागरी में अनुदित करके, अनुवादित करके छपवाना चाहिए, क्योंकि इन भाषाओं में समता हो, क्योंकि इन सब भाषाओं में समता है। इसीलिए एक भाषा को जो जानता है भली प्रकार से, वो दूसरी भाषा की रचना को भी पढ़ लेगा। कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने को क्यों सुझाव दिया गया? क्योंकि इन सभी भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को अल्प परिश्रम से समझ जाएगा। ठीक है, इसलिए छपवाया, और इसलिए भी छपवाया गया कि उनका स्वाद लगभग सारे देश में फैल जाए। ठीक, तो अब तो भैया यही प्रश्न आते हैं आपके अभ्यास में। जीवन परिचय देते हो, रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो वो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। भाषा शैली प्रकाश डालिए, तो एक ही आता है, यही जीवन परिचय आता है। देखो कितनी बार आ चुका है। ठीक है, 20 तक भी आया है। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई समस्या होती है तो 8874725514 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 8874725514 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ से आप हमें कोई भी संदेह, आपको शंका है या क्वेश्चन है, या फिर पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे। जो हम पढ़ाते हैं पर डे उसके नोट्स देते हैं। हाँ, बाद में नोट्स मत मांगिए कि 1 महीने बाद हम आपको नोट्स, क्योंकि हम डिलीट करते चले जाते हैं, उस पर डालते चले जाते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके।
चलो व्हाट्सएप पे आप जो है चैट करके भी आप बातचीत हमसे कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और रोज़ सुबह 7:30 बजे आप आ जाइए कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों। आपका पूरा का पूरा हिंदी तो मैं पूरी मजबूत करवा के मानूंगा, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस गद्यांश के 1-2 पाठ और बचे हैं, इसके बाद मैं पद्यांश और मैं इसकी आपकी व्याकरण चालू करूँगा, उपसर्ग प्रत्यय जो कुछ है समास वगैरह ये आपको चालू करूँगा, फिर पद्यांश चालू करूँगा, फिर संस्कृत दिग्दर्शिका, फिर संस्कृत व्याकरण, सब कुछ होगा।